पान सिंह तोमर एक ऐसा डकैत, एक ऐसा वागी डकैत, एक ऐसा खूंखार अपराधी, दुर्दांत अपराधी, दस्यु, बीहड़ों का राजा, बीहड़ों में राज करने वाला, पुलिस की नाक में दम करने वाला, मुख्यमंत्री को सत्ते में लाने वाला और तत्कालीन 80 के दशक में जो जानी मानी फूलन देवी डकैत, मलखान डकैत, उनके दिलों में खौफ पैदा करने वाला पान सिंह तोमर दरअसल डाकू बनने से पहले एक फौजी था, सेना में सूबेदार के एक जिम्मेदार और बड़े पद पर था। और उससे बड़ी बात यह है, उसने 7 बार नेशनल चैंपियनशिप जीती, यानी 7 बार नेशनल में उसने खुद को चैंपियन बनाया, चैंपियन जीती। 50 से 60 के दशक में उसने खेलों में महारत हासिल की। फौज में रहते हुए एक बार विदेश जाकर के भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत के लिए खेला और 7 बार तो नेशनल में मेडल लेकर के आया। एक ऐसा धावक, ऐसा खिलाड़ी जो सेना में, पूरे भारत में, जिसका नाम लोग बड़े गर्व से लेते थे। मशहूर विश्व स्तर के धावक भारतीय मिल्खा सिंह ने भी उसके लिए बहुत तारीफ के शब्द कहे थे। और अब आप सोचते होंगे कि इतना कुछ होने के बाद, इतना करने के बाद, एक इंटरनेशनल धावक होने के बावजूद, भारतीय सेना में एक सूबेदार के पद से रिटायर होने के बावजूद, आखिर उसको क्या जरूरत पड़ी कि चंबल की ओर रुख करना पड़ा, मशहूर दुर्दांत डकैत बनना पड़ा, दस्यु बनना पड़ा, वागी बनना पड़ा? सवाल आपका जायज है। दरअसल इन सबके एक के पीछे एक खास वजह थी और वो वजह थी 2.5 बीघा जमीन। जी हां, 2.5 बीघा जमीन इतने बड़े कांड का कारण बनी, इतने बड़े घटनाक्रम, देश को हिलाने वाले घटनाक्रम का कारण बनी। इस पूरे प्रकरण पर एक फिल्म भी आई, पान सिंह तोमर, जिसमें इरफान खान, जो दिवंगत बॉलीवुड मशहूर एक्टर थे, अदाकार थे, इरफान खान, उन्होंने लीड रोल किया था और बखूबी अच्छे से पान सिंह के रोल को उन्होंने निभाया था। अब ऐसा डाकू जो एक फौजी था, इंटरनेशनल प्लेयर था, आखिर क्यों उसको डाकू बनना पड़ा? तो मैंने बताया आपको, 2.5 बीघा जमीन इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पान सिंह तोमर की शुरुआत से लेकर के फौज में जाना, मेडल जीतना, उसकी दिनचर्या, फौज में कैसे गया, गेम में कैसे गया, इन सब के बारे में बताना निहायत जरूरी है। लिहाजा पहले इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद उसकी जो चंबल की जिंदगी है, चंबल में क्यों गया, बीहड़ों में क्यों गया, हथियार क्यों उठाए, उसने लगातार एक के बाद एक जघन्य मर्डर, अपहरण, डकैती, हत्याएं उसने क्यों की, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दरअसल पान सिंह तोमर मध्य प्रदेश में जन्मे। पान सिंह तोमर ने जो शुरुआती शिक्षा है अपने गांव के विद्यालय से ली, सरकारी विद्यालय से ली। लेकिन पान सिंह तोमर की लंबाई 6 फीट से अधिक थी और वो इसीलिए दौड़ने भागने में बहुत तेज थे। अक्सर कहीं जाना होता तो पूरे गांव से पहले वो अपनी तेज कदमों से थोड़ा बहुत दौड़ करके सबसे पहले कहीं जाना होता वहां पहुंच जाते। यानी उनके अंदर ये एक कुदरती तौर पर एक गॉड गिफ्ट ये चीज थी कि वो धावक के तौर पर थे और बहुत अच्छा रनिंग करते थे। 3 किलोमीटर की रनिंग की दौड़, 3 किलोमीटर का कंपटीशन वो मात्र 9 मिनट में पूरा कर लिया करते थे। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनकी धावक में क्षमता कितनी तेज होगी और किस प्रकार के वो धावक, पगबादा धावक रहे होंगे। फिर धीरे धीरे वो सेना में जाने का बढ़ रहे थे, उनकी उम्र बढ़ रही थी और सेना में जाने का मन बनाते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं और उनको यूनिट मिलती है बंगाल इंजीनियर की, रुड़की रेजिमेंट, जो रुड़की में बंगाल इंजीनियर की सेंटर है, वहाँ उनकी यूनिट्स हैं, हेडक्वार्टर है, वहाँ उनको मिलती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ रहते हैं। लेकिन उनकी भूख बहुत थी। जिस प्रकार से उनकी भूख थी, आर्मी की ट्रेनिंग की मेहनत थी, उस प्रकार से उनको रोटियां उतनी नहीं मिल पा रही थी जितनी उनको भूख लगती थी। लिहाजा जब एक दिन खाना ले रहे थे तो जो मेस के कमांडर होते हैं उनसे उन्होंने कहा, मुझे एक्स्ट्रा रोटी दी जाए, आप द्वारा जो रोटियां मुझे दी जा रही हैं, इनसे मेरी भूख नहीं मिट पाती है। इसीलिए जब वो कमांडर ने सुना तो उसने कहा, पान सिंह तुम गेम में क्यों नहीं चले जाते? वहां पर एक स्पेशल डाइट होती है, फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, दूध होता है, अच्छी डाइट दी जाती है और
मनचाहा जितना खाना खाएं, आपको अच्छी डाइट दी जाती है खिलाड़ी होने के नाते। तो पान सिंह को ये बात बहुत पसंद आती है और वो फौरन जो गेम के प्रशिक्षक होते हैं, जो गेम का अलग एक सेक्शन होती है, एक प्लेटून होती है, उस प्लेटून कमांडर जो वो भी गेम टीचर गेम में ही थे, अच्छे धावक थे, उनसे संपर्क करते हैं और उनको अपने लिए खुद को गेम में शामिल करने का मौका देते हैं। दरअसल वो जो कमांडर थे, इनका एक दिन पहले भी इनकी रेस देख चुके थे। एक बार ऐसा हुआ, पान सिंह को किसी वजह से सेना में पनिशमेंट दिया गया तो इनको गन ऊपर करके ग्राउंड के चक्कर लगाने को बोला गया। ऐसा अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा। तो जब पान सिंह चक्कर लगा रहे थे तो उस कमांडर की और बाकी एक और जो वहां प्रशिक्षक होते हैं, उन्होंने पान सिंह की ओर देखा कि इसने बहुत जल्दी एक बड़े ग्राउंड के जितने चक्कर लगाने को कहा गया था, वो एक औसत वक्त से काफी वक्त यानी आधे से भी कम समय में उसने उस चक्कर को पूरा कर लिया। लिहाजा उनकी आंखों में पान सिंह की तस्वीर वो दौड़ने वाली थी। उन्होंने पान सिंह को ले लिया। पान सिंह धावक बने, हर फर्राटा में, हर इवेंट में सबसे आगे रहते थे। दौड़ना उनके लिए एक बहुत नॉर्मल चीज थी। लंबी डगों से, लंबे कदमों से वो रनिंग करते थे, नंगे पैर रनिंग करते थे, देर रात प्रैक्टिस कर रहे थे। वक्त बीत रहा था। पान सिंह एक अच्छे प्रतिभाशील खिलाड़ी के रूप में खुद को पेश कर रहे थे। उनकी जो प्रतिभा थी लगातार निखर रही थी, अच्छी डाइट खाने को मिल रही थी। पान सिंह बहुत खुश थे। लिहाजा नेशनल स्तर पर जो कंपटीशन हुए उसमें पान सिंह ने पहला मेडल जीता। उसके बाद फिर एक के बाद एक, यानी 50 से 60 के दशक के बीच उन्होंने टोटल 7 मेडल जीते। और ये 7 मेडल जीतना एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक बहुत बड़ा काम होता है, गर्व होता है। राष्ट्रीय स्तर पर 7 मेडल जीतना। अब उनका पूरे भारत में एक अच्छे खिलाड़ी बाधा दौड़ के तौर पर उनकी पहचान बन चुकी थी, खुद को वो प्रोजेक्ट कर चुके थे। उस वक्त के मशहूर जो धावक भारत के थे, अंतर्राष्ट्रीय धावक थे मिल्खा सिंह, उन्होंने उसकी दौड़ को देखते हुए कहा था कि ये एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसके अंदर अपार ऊर्जा, अपार क्षमता है, अपार प्रतिभा का धनी है। लिहाजा धीरे धीरे उनकी जो खेल की ओर जो रुझान था, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो होती थी और प्रैक्टिस चलती थी। लगातार इवेंट्स में, कंपटीशन में हिस्सा लेते थे और मेडल जीतते रहते थे। एक दिन उनको विदेश जाने का मौका मिला। उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, उनकी टीम को लेकर के विदेश पहुंचे, लेकिन अच्छा खेले, लेकिन किसी कारणवश मेडल नहीं जीत पाया। उसके पीछे ये कहा जाता था कि उन्होंने हमेशा नंगे पैर रेस की, नंगे पैर भागे, जूते कभी नहीं पहने, और वहां जो रेस थी उसमें शूज पहनने थे। तो उस रनिंग के मुताबिक उनको अच्छे स्पोर्ट्स शूज ला करके दिए गए। उन्होंने कहा मैं शूज पहनकर मैं कभी दौड़ा नहीं हूं, लिहाजा मुझे शूज पहनकर दौड़ने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन उस गेम के ये रूल थे कि वहां शूज पहनकर ही दौड़ना था। लिहाजा उन्होंने शूज पहने और दौड़े। लेकिन उसी खातिर बताते हैं वो रेस में, कंपटीशन में खुद को अच्छा खिलाड़ी साबित नहीं कर पाए और उसमें कोई मेडल ना जीत पाए। उसके बाद वापस इंडिया आते हैं, फिर अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है और अपनी खेल के दम पर, खेल की बदौलत मेडल लाने की वजह से वो बहुत जल्दी स्पेशल प्रमोशन लेकर के सिपाही से धीरे धीरे बन के हवलदार, उसके बाद सीधे बन जाते हैं सूबेदार। एक कम वक्त में, चूंकि जो आर्मी का सिपाही होता है उसको सूबेदार बनने में अगर वो बिल्कुल सही तौर पर एक आर्मी के मुताबिक चैनल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा तो लगभग 25-26 साल लग जाते हैं सूबेदार बनने में। लेकिन पान सिंह तोमर अपनी काबिलियत के दम पर अच्छे खिलाड़ी होने के नाते उनको स्पेशल प्रमोशन दिया गया और बहुत जल्दी उनको सूबेदार जैसे मजबूत और अहम पद से नवाजा गया। उनके 2 स्टार लगाए गए, 2 क्राउन लगाए गए। अब वो सेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, लगातार गेम की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी सन 75, 76, 77 इस दौरान जो दशक आगे बढ़ रहा था, 80 से पहले 2-3 साल पहले उनको घर से सूचना मिलती है कि उनके जो दूसरे लोग हैं, बाबू सिंह हैं और जंडेल सिंह हैं, इनके पास चूंकि इनकी 2.5 बीघा जमीन पान सिंह के चाचा ने गिरवी रख दी थी और अब जब वक्त पूरा हुआ तो छुड़ाने के लिए बोला गया। तो बाबू सिंह, जंडेल सिंह और उनकी फैमिली जो काफी संपन्न जमींदार और दबंग मानी जाती थी, उनके पास कई लाइसेंसी उस वक्त असलहा भी होते थे
वो अपनी दबंगई के बल पर पूरे गांव में किसी से दबते नहीं थे, लिहाजा उन्होंने जमीन को देने से मना कर दिया। पान सिंह को ये चिट्ठी के जरिए, उस वक्त फोन नहीं होते थे, चिट्ठी के जरिए सूचना भेजी जाती है कि बाबू सिंह जंडेल सिंह उनकी जमीन पर जो कब्जा है, जो गिरवी रखी थी, अब वो छोड़ने को राजी नहीं है, उनकी नीयत खराब हो चुकी है। लिहाजा पान सिंह छुट्टी आते हैं, गांव में बैठते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं निकला। उसके बाद पान सिंह वक्त से पहले स्वेच्छा से सेना से सेवानिवृत्ति लेकर, यानी रिटायरमेंट लेकर के घर आ जाते हैं। घर आते हैं, फिर जमीन के लिए जद्दोजहद करते हैं। गांव में एक पंचायत होती है, पंचायत में तय किया जाता है कि कुछ पैसे, लगभग 3000 की रकम, उस वक्त की रकम तय की गई थी पंचायत द्वारा कि पान सिंह ये रकम बाबू सिंह और जंडेल सिंह को देंगे। उसके बाद जंडेल सिंह, बाबू सिंह इनकी जमीन को वापस करेंगे। पान सिंह कोई विवाद नहीं चाहते थे, फौज से रिटायर थे, एक आम जिंदगी जीने वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है और तय वक्त पर रकम लेकर पहुंचे। लेकिन जंडेल सिंह और बाबू सिंह की नीयत चूंकि खराब थी, दबंग प्रवृत्ति के थे, उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। इसके बाद फिर पान सिंह ने अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखा और आगे बढ़े। आगे बढ़कर के पुलिस अधिकारियों के पास गए, अपने मेडल को दिखाया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूं, मैंने नेशनल स्तर पर 7 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, अपनी बटालियन का नाम रोशन किया है। उनको अपने मेडल दिखाए, लेकिन पुलिस टस से मस ना हुई, उन पर उस मेडल का कोई फर्क ना पड़ा। उसके बाद वो जाते हैं कलेक्टर के पास। कलेक्टर साहब उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर पूरे दोनों पक्षों को बुलाकर, कुछ संभ्रांत लोगों को बुलाकर एक मीटिंग रखवाते हैं। छोटी सी मीटिंग होती है, उसमें सबको समझाते हैं, बताते हैं। फिर तय किया जाता है कि ये एक मुश्त रकम पान सिंह इनको अदा करेंगे, बाबू सिंह को। उसके बाद बाबू सिंह पान सिंह की जमीन, जो कि उनके चाचा के पार्टनरशिप में थी, जिन्होंने गिरवी रखी थी, उनको लौटा देंगे। ये सब लोग वहां से घर आ जाते हैं। फिर पान सिंह पैसे लेकर के कुछ लोगों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन फिर बाबू सिंह, जंडेल सिंह, चूंकि उनकी नीयत खराब हो चुकी थी, दबंग प्रवृत्ति के थे, अनेकों असलाह उनके पास थे, जमींदार थे, पूरे गांव में दबंग उनकी छवि थी, लिहाजा वो नहीं दबे। उन्होंने पान सिंह को झड़क के भगा दिया और कहा जो कहो, जो कर्म ले वो कर लेना। अब पान सिंह बहुत निराश, परेशान हो जाते हैं। फिर से वो पुलिस अधिकारियों के, लोकल जो नेता थे, उनके चक्कर लगाने लगते हैं। उनकी इन्हीं बातों से, इसी व्यवहार से जो बाबू सिंह और जंडेल सिंह होते हैं, उनको चिढ़ होती है। अब वो एक नया तरीका अपनाते हैं, पान सिंह को परेशान करने का, उनको दबाने का एक नया तरीका अख्तियार करते हैं। वो इन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। और तय प्लान के मुताबिक एक दिन वो सीधे शाम के वक्त पान सिंह के घर असलाहा लेकर पहुंचते हैं, बंदूकें लेकर के, डंडे लेकर के पहुंचते हैं। इत्तेफाक से उस दिन पान सिंह या उनके भाई भतीजे कोई घर पर नहीं थे। उनके घर पर सिर्फ अकेली उनकी बूढ़ी माँ थी। और बूढ़ी माँ से पूछा गया, बेटे को समझाओ, बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा घर पे नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर उनको बहुत गालियां दी गई, उनको बंदूक की बटों से मारा गया, लाठी मारी गई, लातें मारी गई। उनकी माँ को बहुत दुर्दांत, बहुत भयंकर चोटें आई, उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उसके बाद ये सारे लोग अपने घर चले आते हैं। तभी कुछ समय के बाद वहां पान सिंह पहुंचते हैं। पान सिंह को पूरी घटना सुनने को मिलती है। तभी उसकी माँ उसको बोलती है, तू तो पैदा होते ही मर जाता, तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी जो बेइज्जती हुई है, मेरा अपमान हुआ है, इससे तो मेरा मर जाना बेहतर था। और तू जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लेगा, तब तक मुझे मुंह मत दिखाना, मेरे सामने मत आना। बस एक माँ के यही वर्ड आपके शुरुआत में सोचे गए सवाल के जवाब हैं। इसीलिए वो एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, अच्छा खासा नौजवान, रिटायरमेंट फौजी, एथलीट, धावक, सूबेदार, सेना का सूबेदार, उसकी गरिमा को चोट लगती है, माँ की ममता उसे याद आती है, उसको आघात पहुंचता है। और फिर यहीं से शुरू होती है फौजी के, धावक के, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के, चंबल के बीहड़ के सबसे बड़े डकैत, डाकू, दुर्दांत अपराधी बनने की कहानी। उसकी नींव यहीं से शुरू होती है। तुरंत पान सिंह तोमर बंदूक लेकर के अपने भतीजों के साथ, भाइयों के साथ
बाबू सिंह को ढूंढता हुआ निकलता है, उसके घर के आसपास पहुंचता है, तभी उसको बाबू सिंह दिखाई पड़ता है। सीधे फायर बाबू सिंह के सीने में वो में झोंक देता है। बाबू सिंह गिर पड़ता है, फिर उड़ता है, भागता है, फिर गोली मारता है। इस तरीके से लगभग बाबू सिंह 300-400 मीटर तक दौड़ता रहा, उसको गोलियां मारी जाती रही। आखिर में मृत होकर गिर पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ समय बाद पान सिंह जंडेल सिंह की गोली मारकर हत्या कर देता है, और उसके कुछ दिनों के बाद हवलदार सिंह और लाइट सिंह, ये सब बाबू सिंह के पारिवारिक सदस्य थे, उनकी 4 की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसको मालूम है कि उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं, लिहाजा गांव में रहना अब सुरक्षित नहीं है। फिर वो सीधे चंबल का रुख करता है, जो उस वक्त बड़े बड़े डाकुओं का, दस्यु सरगनाओं का अड्डा हुआ करता था। यूपी एमपी की पुलिस उन डाकुओं के पीछे पागल थी, परेशान थी। मुख्यमंत्री की नाक में इन लोगों ने दम किया हुआ था। वहां रुख करता है और धीरे धीरे अपने ग्रुप में लोग मिलाता है, अपने भतीजे, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, बाहर के 2-1 सदस्य इकट्ठे करता है। चूंकि आर्मी का एक सिपाही था, एक सोल्जर था, तो हथियार चलाने में तो बहुत निपुण होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। लिहाजा उसने अपने पूरे गैंग को बहुत जल्दी हथियार चलाने में माहिर कर दिया। अब पुलिस उसको लगातार ढूंढ रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना शातिर था। कई बार इनकाउंटर भी होते, मुठभेड़ होते, लेकिन वो चूंकि फौज से रिटायर था, तो हथियार चलाने की कला, छुपने की कला, सामने वाले को कैसे इंगेज किया जाए, कैसे उसको धोखा दिया जाए, कैसे उसका नुकसान किया जाए, इन सब में वो माहिर था। फौज की ट्रेनिंग किया हुआ था, लिहाजा कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था, हमेशा वो चकमा देकर के भाग गया था। और उस वक्त की जो दस्यु सरगना थी, दूसरी जो इधर फूलन देवी थी, डाकू मलखान सिंह, जिनके नाम से लोग कांपते थे, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, उन्होंने भी माना कि हमसे बड़ा डाकू है। उनको भी एक बार पान सिंह तोमर से डर लगने लगा, उनको भी भय लगने लगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। पान सिंह तोमर लगातार खुद को मजबूत कर रहा था, अपने ग्रुप को, अपने ट्रुप्स को, पूरे डकैत गैंग को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, आगे बढ़ रहा था। अपनी छाप जो है, अपना खौफ, डर पूरे इलाके में फैलाता जा रहा था, इलाकों में उसका डर फैलता जा रहा था। अपहरण, लूट भी कर रहा था, किडनैपिंग कर रहा था, फिरौतियां वसूल रहा था। अब उसका नाम भिंड से निकलकर आगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधानसभा तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री के पास भी उसकी जानकारियां जाने लगी, वो भी उसके ऊपर संज्ञान लेने लगे। और इसी बीच एक दिन उसका भाई, जो इसी गिरोह का सदस्य था, एक पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। और जब पान सिंह को लगता है कि एक शक के आधार पर, एक गांव के सरपंच होते हैं, उसको शक के आधार लगता है कि इस व्यक्ति ने भाई की हत्या के लिए पुलिस को बुलाया, इसने पुलिस से हमारे भाई का इनकाउंटर कराया। तो भाई और ये पान सिंह और भतीजा दोनों पूरी गैंग को लेकर के उसी गांव पहुंचते हैं और उस गांव के 6 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर देते हैं। और इसी हत्या के बाद पूरी मीडिया में हो हल्ला हुआ, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, पूरी सरकार हिल गई, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा तभी वहां के मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो सीएम थे, श्री अर्जुन सिंह, जिन्होंने फूलन देवी को सरेंडर करवाया था, वो अर्जुन सिंह, उन्होंने पुलिस डीजीपी को कहा कि जब तक ये, चूंकि वो दिवाली आने को थी, तो उन्होंने कहा जब तक पान सिंह जिंदा या मुर्दा पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक मैं दीपावली के त्योहार पर दीप नहीं जलाऊंगा, दिए नहीं जलाऊंगा। और उनका ये प्रण बहुत बड़ा था। चूंकि सूबे के मुखिया थे, लिहाजा पुलिस को अब सख्ते में आई। पुलिस अब हैरत में थी कि अचरज में थी कि किस तरीके से इसको पकड़ा जाए। चूंकि मुख्यमंत्री के ऑर्डर थे, सीएम के ऑर्डर थे, लिहाजा पुलिस ने अब तजवीज़ बनाना शुरू कर दी। पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए तजवीज़, रणनीति बनाई जाने लगी। पान सिंह के खिलाफ जो सबूत थे इकट्ठे किए गए। जो उसने पहले फिरौती के लिए लोगों को पकड़ा था, अपहरण किया था, बाद में फिरौती लेकर के छोड़ा था, उनको बुलाया गया, तमाम मुखबिर लगाए गए, मुखबिरों का जाल बिछाया गया। अब चूंकि वो उस वक्त रॉबिन हुड के तौर पर उसकी पहचान थी, गरीबों का मसीहा कहा जाता था, तो कोई उसके खिलाफ मुखबरी करने को तैयार नहीं था। वो गरीब लोगों से अपना देवता मानते थे, गरीबों के दिल में वो जगह बना बैठा था, लिहाजा कोई उसके खिलाफ मुखबरी नहीं करता था। तभी जब पुलिस जांच कर रही थी उसके खिलाफ, उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी,
तो एक अपहरण व्यक्ति जो जिसका पान सिंह ने अपहरण किया था, उसको रखा था, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आपने कहाँ रहे, आपने क्या देखा। तो व्यक्ति कहता है मेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन हाँ मैं जहां था वहां पर से मुझे ट्रैफिक की यानी बस ट्रक्स के जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न की आवाज़ आती थी। इससे ये लगता था कि हम किसी हाईवे के नज़दीक हैं। और दिन में 2-3 बार वहां से ट्रेन के इंजन की आवाज़ आती थी, ट्रेन गुजरने की आवाज़ आती थी, ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती थी। लिहाजा वहां से ट्रेन भी नज़दीक थी और रोड भी नज़दीक था, वो कोई ऐसा गांव था। लिहाजा पुलिस ने अब सारे गांव चेक करने शुरू किया, आसपास के कौन सा ऐसा गांव है जो ट्रेन और रोड दोनों के किनारे है। अब पुलिस ने जानकारी के आधार पर अपने गुप्तचर विभाग उसको लगाया, मुखबिर फैलाया, तो उनको पता लगा एक गांव है जिसके एक तरफ नहर है, एक तरफ रोड है, पीछे से एक साइड में उसकी रेलवे ट्रैक निकलती है, पटरी है, उस पर ट्रेनें जाती हैं। लिहाजा उस गांव को मार्क किया गया। उस गांव से पुलिस को मुखबिर की तलाश शुरू हो गई। चूंकि वो गांव दलितों का था और पान सिंह की एक ऐसी छवि बनी थी कि वो दलित, चूंकि ये सवर्ण समाज से थे, पान सिंह वो दलित का गांव था, तो दलित लोग उनको अपनी जाति विरोधी मानते थे। लिहाजा पुलिस को यही चीज एक कामयाबी के तौर पर मिली। पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया, उसी गांव के एक दलित व्यक्ति को अपना मुखबिर बनाया। और वहां के जो उस वक्त इंस्पेक्टर थे चौहान साहब, जो बड़े काबिल इंस्पेक्टर थे, सर्किल इंस्पेक्टर थे चौहान साहब, वो इस जो घटना है पकड़ने के लिए पूरे जो प्रक्रिया चल रही थी, जासूस बनाए जा रहे थे, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, इसमें अपनी नजर रख रहे थे। एक दिन जब वो ऑफिस में बैठे थे तो एक व्यक्ति मुखबिर आता है और बाहर गेट पर बैठे जो संतरी है पुलिसमैन, उसको बोलता है हमें एसपी साहब से मिलना है। चूंकि उस वक्त वहाँ के भिंड के जो एसएसपी थे, जो भिंड जिला है जहाँ का ये डाकू था, उसके एसएसपी थे रमन साहब। रमन साहब ऑफिस में बैठे थे, बाहर संतरी गेट पर खड़ा था। तो ये व्यक्ति एक मुखबिर आकर बोलता है मुझे एसएसपी साहब से मिलना है, मुझे पान सिंह तोमर के बारे में जानकारी देनी है। तो सिपाही जाकर के साहब को बोलता है साहब एक व्यक्ति ऐसे ऐसे आया है और आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। तो रमन साहब ने कहा उसको यहाँ नहीं मिलना है, अंदर मत बुलाइए, उसको हम बताएंगे जैसा वैसा करना है। चूंकि जैसे पुलिस डकैतों पर पूरी नजर मुखबिर के सहारे रख रही थी, वैसे ही डाकू भी अपने मुखबिरों के सहारे, विश्वास पात्र मुखबिरों के सहारे पुलिस की पूरी अधिकारियों की जो दिनचर्या है, उनकी एक्टिविटीज है, उनका जो मूवमेंट है, उन पर पूरी नजर रख रहे थे कि कौन व्यक्ति वहां जाता है, कौन हमारा मुखबिर है, पुलिस कब कहाँ निकलती है, किस वक्त बाहर निकलती है। पूरी जो घटनाक्रम देखने के लिए उनके मुखबिर काम करते थे, लगे रहते थे। लिहाजा उन्होंने अपने संतरी को कहा कि इसको फला जगह पर फला वक्त पर मिलने के लिए बोलो। तय वक्त के मुताबिक वहाँ पुलिस अधिकारी पहुँचते हैं, वो व्यक्ति वहाँ आता है, वो कहता है साहब फला गांव में, उसी जो दलित गांव था उसका नाम लेता है, कहता उस गांव में आज आया हुआ है, 100% खबर सत्य है, आज उसका खात्मा कर दीजिए, आज आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तत्काल इंस्पेक्टर चौहान है उनको, वो एसएसपी रमन साहब, पूरे जिले की पुलिस इकट्ठा करते हैं। चूंकि उस वक्त मुख्यमंत्री का ये अलिखित यानी सिर्फ वर्बली तौर पर यह आदेश था कि जहां जितनी संख्या में एक आकलन किया जाए कि डकैत जितने भी हों, फोर्स उससे 10 गुना जाएगी, कम नहीं। क्योंकि पिछली कई एनकाउंटर्स में पुलिस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लिहाजा मुख्यमंत्री ने ये सूझबूझ के परिचय देते हुए ये कहा कि जितने डकैत हों अनुमान के तौर पर उससे 10 गुना एक्स्ट्रा फोर्स जानी चाहिए। लिहाजा जब ज़्यादा पता किया, जानकारी जुटाई गई, तो लगभग 18 के आसपास डाकू पान सिंह तोमर के साथ, और लगभग टोटल 18 डाकू थे, 17 के साथ वो वहां पहुंचा था। तो इस हिसाब से 180 पुलिस मैन होने चाहिए, लेकिन उस वक्त हालात के हिसाब से इतने नहीं हो पाए, कुछ कम थे। लेकिन फिर भी रमन साहब ने सोचा कि आज मौका पक्का है और वो अपनी उसको पकड़ने का या जिंदा मुर्दा मारने का या पकड़ने का कोई मौका छोड़ने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा पूरे पुलिस बल के साथ तुरंत चल पड़े और उनके साथ लगभग 30 SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, जो काफ़ी खतरनाक राइफल होती है, एक बार उसे लोड करेंगे तो उसमें लगभग मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं और 20 आप सिर्फ ट्रिगर दबाते रहें। ऑटोमेटिक उसका चैम्बर है, वो पिस्टन के जरिए गोली को मैगजीन से निकालता रहेगा, लोड होती रहेगी, खाली जो केस होता है बाहर निकलता रहेगा। उसमें एक बार सिर्फ लोड करना होता है, उसके बाद 20
जो गोलियां हैं वो आप यूं दबा के निकाल सकते हैं। काफ़ी मजबूत राइफल होती है, पक्की मार होती है, उसकी जद में जो एक बार आ जाता है तो वो उसकी गोली जहर फैला देती है, छोड़ती नहीं है। काफ़ी खतरनाक राइफल है एसएलआर, सेल्फ लोडिंग राइफल। बाकी जवानों के पास 303 थी, क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छे ऑटोमेटिक हथियार नहीं थे पुलिस के पास, तो 303 ऐसा हथियार था, ऐसा वेपन था जो एक बार लोड किया, फायर किया, फिर दोबारा फायर करने के लिए पहले फिर लोड करो, खाली जो फायर्ड केस है, खाली खोखा है बाहर निकालो, फिर मैगजीन से लोड करो। तो कभी कभार सामने इतना मौका नहीं मिलता था कि दोबारा लोड कर सकें, तो पुलिस का नुकसान होता था। लिहाजा एक, अब चूंकि हथियार थे नहीं, उनको मारना भी था, लिहाजा पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं। एसएसपी रमन साहब और उस वक्त डीएसपी साहब थे, वहाँ के डीएसपी साहब को साथ लिया जाता है, इंस्पेक्टर चौहान, बाकी पूरी पुलिस फोर्स पहुंचती है, गांव को चारों ओर से घेर लेती है और गांव के बीच वाले मकान में एसएसपी साहब खुद फोर्स लेकर के चढ़ जाते हैं। अब चूंकि जो पान सिंह तोमर था, उसका अपना एक आइडिया था, एक स्टाइल था उसका, एक वो हमेशा जिस गांव में घुसता था तो उसके पास एक माइक हुआ करता था बोलने के लिए, उससे अनाउंसमेंट करता था कि पान सिंह तोमर दस्यू या बागी या सूबेदार पान सिंह तोमर गांव में आ चुका है, लिहाजा कोई पुलिस को खबर ना करे, आराम से अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। वो अक्सर उसकी ये स्टाइल था, वो ये क्या करता था। उस दिन भी माइक को साथ लेकर के आया। अब चूंकि पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि गांव में किस घर में पान सिंह है ये पता नहीं था, चूंकि चारों ओर फोर्स थी, रात का अंधेरा था। एक बीच गांव में पुलिस की अपनी टीम बैठी थी, जिसमें एसएसपी रमन साहब खुद उस टीम को कमांड कर रहे थे। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि यदि गोली किस तरीके से चलाई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गोली से ही हमारे जवानों को नुकसान हो जाए। तो ये चिन्हित करना कि किधर पान सिंह है, ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। तभी पुलिस के लिए एक आवाज़ वरदान साबित हुई। पुलिस को जो पान सिंह था उसने वो समझ चुका था मैं चारों ओर से घिर चुका हूं, लिहाजा उसने अपनी एक चाल चली। उसने उसी लाउड स्पीकर से जोर से ऐलान किया कि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ से चले जाइए, एक भी जिंदा नहीं बचेगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं, लिहाजा यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। और इस आवाज़ को सुनते हुए पुलिसकर्मियों के सामने एक मजबूती और कामयाबी ये हुई कि ये मालूम चल गया कि पान सिंह किस तरफ है। जिस तरफ से आवाज़ आई है उसी इलाके को खास तौर से नज़र में रखा गया, उसको उस ओर खास फोकस किया गया। और फिर जब पूरी पुलिस टीम बाहर गांव को कॉर्डन करके खड़ी थी, तब एक व्यक्ति अंदर से भागता हुआ बाहर निकलता है। पुलिसकर्मी उसको फौरन जिंदा पकड़ लेते हैं और एसएसपी साहब को हमने शुरू में पेश किया था, जब गांव में घुसे थे तब की ये बात है। तो उसने कहा था मुझे क्या पकड़ते हो साहब, मेन जो असली डॉन है वो तो अंदर पीछे बैठा है, अगर हिम्मत है उसको जाकर पकड़िए। उसके बाद उस व्यक्ति को पुलिसमैन के हवाले कर दिया जाता है। अब ये तमाम प्रक्रिया चल रही होती है। उसके बाद डाकुओं की ओर से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उनका उद्देश्य ये था कि कैसे पुलिस को तितर बितर कर दें, उस पुलिस को एंगेज कर लें, और पुलिस जब अपने बचाव के लिए आड़ हासिल करने के लिए इधर उधर जाएगी, उस वक्त मौका पाते ही यहाँ से भाग जाएंगे। चूंकि रात थी, अगर रात भर नहीं भाग पाए तो सुबह दिन होगा और फोर्स आएगी, उजाला होगा, तो भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा और मारा जाना तय। डाकू चूंकि पान सिंह ये अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि फौजी था और फौज की ट्रेनिंग सिखलाई होती है कि लड़ाई हमेशा रात की होती है, रात में ही कामयाबी मिल सकती है, दिन में नहीं। दिन में दुश्मन हमें दूर से देख सकता है, ये लड़ाई में सिखलाई होती है। लिहाजा उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि यदि दिन हुआ सुबह हुई, मैं डिले हुआ लेट हुआ तो सुबह किसी कीमत पर बचूंगा नहीं, लिहाजा जो भी करना है अभी करो। इसीलिए उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिसकर्मी तैयार थे। सेल्फ लोडिंग राइफल यानी एसएलआर 303 की जो मुंह है वो खतरनाक आग उगल रही थी, गोलियां निकल रही थी, भयंकर गोलाबारी चलती है, गोलियां चलती हैं, घंटों बीतते हैं, रात लगातार आगे बढ़ रही थी, अंधेरा घनघोर था, रात चल रही थी, गोलियां चल रही थी, इनकाउंटर चल रहा था, लगातार गोलियां दोनों ओर से चल रही थी। पुलिसकर्मी अपने बचाव अपने आड़ लिए बैठे थे, उधर डाकू भी छतों के ऊपर आ चुके थे और आड़ लेकर के पुलिसकर्मियों के ऊपर लगातार फायर कर रहे थे। और ये पूरा घटनाक्रम होते होते लगभग 8 से 9-10 घंटे बीत जाते हैं। रात का आखिरी पहर आ जाता है लगातार। तभी डाकुओं की ओर से एक आवाज़ आती है, जो लाउड स्पीकर है उसकी ओर से भीनी भीनी आवाज़ आती है। पान सिंह की आवाज़ होती है, वो कहता है कोई राजपूत समुदाय का राजपूत यहाँ है जो मुझे पानी पिला दे। लेकिन चूंकि पुलिस की गोलियां चल रही थी, सारे डकैत तितर बितर हो चुके थे, कोई कहीं था, कोई भागने की फिराक में था, सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी।
और तभी एक उसी जाति का एक पुलिसकर्मी होते हैं, उनका दिल पसीजता है और वो पानी लेकर के उधर बढ़ते हैं। तभी इंस्पेक्टर चौहान कहते हैं, रुकिए, बदमाश का, डाकू की कोई जाति नहीं होती, और वो बहाने से बुला रहा है। हो सकता है बहाने से बुला के आपको पकड़ ले और आपको पकड़ के आपका सहारा लेके मांग रखे कि हमें गांव से बाहर निकलने दिया जाए, आपको किडनैप कर सकता है। लिहाजा उनको रोक लेते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सुबह होती है, सुबह का उजाला, पहली लाइट जमीन पर पड़ती है, पृथ्वी पर आती है, उजाला फैल जाता है। फिर पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं, गोलियां अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं तो लगभग 10 उनको लाशें एक ख़ास जगह पर पड़ी मिलती हैं। और चूँकि पुलिसकर्मियों के पास बहुत ज़्यादा उसके लेटेस्ट फ़ोटो नहीं थे, उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, मोबाइल कैमरे थे नहीं, तो ये फ़ोटो थी, वो पुरानी धुंधली फ़ोटो थी, उसी के सहारे उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस के पास एक पुख्ता जानकारी ये थी कि पान सिंह की हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, उसके गैंग में उससे लंबा व्यक्ति कोई नहीं है, सबसे लंबा व्यक्ति है छरहरा नौजवान है। लिहाजा पुलिस को उन्हीं डेड बॉडियों में एक डेड बॉडी दिखी जो लगभग 6 फीट लंबी थी, और गांव वालों को बुला करके जब तस्दीक कराई गई तो वो उन्होंने पहचान कर लिया, शिनाख्त कर ली और कहा ये बॉडी पान सिंह की ही है। और ये पूरी घटना थी जो चल रही थी, ये 1 अक्टूबर 1982 की रात थी। 1 अक्टूबर 1982 की सुबह हो चुकी थी। पूरा घटनाक्रम 1 अक्टूबर 1982 का है। पान सिंह मारा जा चुका था। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री को फोन किया जाता है कि हमने पान सिंह का काम तमाम कर दिया है, वो इनकाउंटर में मारा गया। तब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह राहत की सांस लेते हैं और मीडिया को यह खबर सौंपते हैं कि पान सिंह मारा गया, वो इस दुनिया में नहीं है। चूंकि उसके जो बाकी सदस्य थे वो रात के अंधेरे में किसी प्रकार भागने में कामयाब हुए, उसी में उसका भतीजा जो तमाम हत्या, किडनैपिंग, फिरौती शामिल था, वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर 2 साल के बाद वो सरेंडर करता है, उसको 11 साल की सज़ा होती है और 11 साल रहने के बाद जेल से बाहर आता है और आज एक आम जिंदगी जी रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। और इस पूरे कांड में सबसे बड़ी बात, पान सिंह ने कभी उसके 2 बेटे थे, उनको अपने गैंग में कभी शामिल नहीं किया। उसके बेटे थे, पुलिस में जाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा पुलिस में नहीं, आप आर्मी में जाओ, क्योंकि आर्मी को छोड़कर सब चोर हैं। उसका ये कहना था, उसका कथन था, डायलॉग था कि आर्मी को छोड़कर सब चोर हैं। और उसका एक डायलॉग और था जो फिल्म में भी दिखाया गया, उसका कहना था डकैत हम नहीं हैं, दरअसल डकैत तो संसद में रहते हैं, ये पान सिंह का कहना था। और इस प्रकार दुर्दांत अपराधी, फौजी, एथलीट, भारत का महान धावक, मेडल लेने वाला, 2.5 बीघा जमीन के खातिर जो विवाद हुआ, उसमें डकैत बना, डाकू बना। एक वक्त में मलखान सिंह, फूलन देवी जैसे डाकू उससे घबराने लगे थे, इतना दुर्दांत डाकू बन बैठा। और इस पूरी घटना का, प्रकरण का, इस यात्रा का ये दुखद अंत हुआ। हालांकि डाकू बहुत से ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति डाकू खुशी खुशी नहीं बनता, सिर्फ पैसे कमाने के लिए या लूटने के लिए, हत्याओं के लिए डाकू नहीं बनता। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन जो भी हो, तमाम कारणों के लिए पुलिस बल है, मुख्यमंत्री या सरकार है। डाकू बनना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, लीगल नहीं है, अच्छा नहीं है। इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है और बहुत भयानक इसका अंजाम होता है। लिहाजा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब दीजिए इजाज़त। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करें और आगे फिर नए एपिसोड की